नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उन टॉप 5 कंपनीज के बारे में जो 2025 में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक सेफेस्ट अपॉर्चुनिटीज हो सकता है। ये 5 कंपनीज अपनी ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंट ग्रोथ के लिए जाना जाता है। अगर आप एक बिगिनर्स हो और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना चाहते हो तो ये 5 सेफेस्ट कंपनीज के बारे में आप स्टडी कर सकते हो, क्योंकि बिगिनिंग टाइम पे आपके पास नॉलेज कम होगा, पैसा कम होगा, एक्सपीरियंस कम होगा, तो इसीलिए बिगिनिंग टाइम पे आपको हमेशा सेफेस्ट कंपनी जो वेल एस्टेब्लिश कंपनी हो सके रिटर्न कम दे, लेकिन वो सेफ्टी होना चाहिए, तो ऐसा कंपनी इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और आज ये जो 5 कंपनीज के बारे में आपको मैं बताऊंगा, ये आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है। तो चलिए इन 5 कंपनीज के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। नंबर 1 जो कंपनीज, उसका नाम है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टीसीएस एक टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है जो आईटी सर्विस और कंसल्टिंग में दुनिया भर में अपना नाम बना चुकी है। हाँ दोस्तों, अगर आप इंडिया की बात करोगे तो इंडिया में नंबर 1 एंड पूरा वर्ल्ड वाइड, पूरा दुनिया में ये सेकेंड, यानी कि बिहाइंड द एसेंसर, ये सेकेंड पोजीशन पे है। और इंडिया की फर्स्ट नंबर 1 आईटी कंपनी है ये, जिसका बिजनेस मॉडल और ग्लोबल, मतलब ग्लोबली क्लाइंट बेस इतना स्ट्रांग है कि ये मार्केट लीडर भी है। टीसीएस ने अपने टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन को कॉन्स्टेंटली इनोवेट भी किया है, जिससे इसका ग्रोथ और रेवेन्यू स्टेडी रहा है। अगर आप टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो टीसीएस एक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज और सेफेस्ट कंपनीज आपके लिए हो सकता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। और टीसीएस कोई आलतू फालतू कंपनी नहीं, ग्लोबली इसका प्रेजेंट है और ये डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम एंड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल और कंसिस्टेंट ग्रोथ देता है। ऐसा ही अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। डिजिटल ट्रांसपोर्टेशन और क्लाउड सर्विस में भी इसका दखलदारी है और ये फ्यूचर में और भी अच्छा कर सकता है, क्योंकि आईटी सेक्टर, डिजिटल सेक्टर, ये फ्यूचर में और भी ग्रो हो सकता है। तो ये सब सेक्टर फ्यूचर में और भी अच्छा कर सकता है। हो सकता है रिसेंटली मार्केट प्रॉब्लम की वजह से, इंटरनेशनल मार्केट प्रॉब्लम की वजह से, जियोपॉलिटिकल इशू की चलते ऐसा हो सकता है टीसीएस उसके साथ साथ बाकी सब आईटी कंपनी में प्रेशर पड़ सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर बिजनेस की मजबूती देखोगे तो टीसीएस शानदार कंपनी है। मैं कुछ फाइनेंशियल बैकग्राउंड टीसीएस का दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, जिसमें प्रोमोटर ऑलमोस्ट 72% स्टेक होल्ड करके रखा है। अगर कोई कंपनी में खुद प्रोमोटर जो ओनर है वो अगर इतना बड़े परसेंटेज स्टेक होल्ड करके रखता है, तो आप मान लेना वो कंपनी के अंदर दम है, कंपनी बिलीवेबल कंपनी है। तो इसमें प्रोमोटर 72% है। उसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि एफआईएस ऑलमोस्ट 12.5% है, डीआईएस ऑलमोस्ट 11% के आसपास है। गवर्नमेंट इसमें कुछ खास परफॉर्मेंस मतलब स्टेक नहीं रखा है। बाकी 4 से 4.5% स्टेक पब्लिक के पास है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न एक 5 स्टार शेयर होल्डिंग पैटर्न है। उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म में कंपनी का परफॉर्मेंस देखो। मार्च 2013 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 18,040 करोड़ था, फिर 25 हुआ, फिर 24, फिर 30, ऐसा करते करते आज के डेट पे 67,591 करोड़ के आसपास कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। उसके साथ साथ नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हो, सिर्फ 14,000 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट करता था 2013 में टीसीएस कंपनी, जो बढ़ के 19, 20, 26 ऐसा करते करते आज के डेट पे ऑलमोस्ट 49,006 करोड़ के आसपास इसका नेट प्रॉफिट पहुंच गया है। और कंपनी का रिजर्व भी लगातार बढ़ रहा है। मार्च 2020 में जिसके पास 73,993 करोड़ के आसपास रिजर्व था, जो 74 हुआ, फिर 76, फिर 74, फिर 70 ऑन, यानी कि पिछले 2 साल में रिजर्व में थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ है, थोड़ा सा, कुछ ज़्यादा नहीं। तो फ्यूचर में इसके ऊपर आपको फोकस रखना पड़ेगा, लेकिन इस सिर्फ एक फैक्टर के लिए कंपनी को आप मतलब कोई दोष नहीं दे सकते हो। बाकी देखो कितना अच्छा पैरामीटर है इसका। लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो, ये बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। टाटा ग्रुप का फ्लैगशिप कंपनी है, दुनिया का सेकेंड कंपनी है, पूरा इंडिया का नंबर 1 कंपनी है। आईटी सेक्टर में काम करता है, जो फ्यूचर में अच्छा कर सकता है। लॉन्ग टर्म में भी देखो अपने स्टॉक होल्डर को 3,000% से भी ज्यादा रिटर्न बनाकर दिया है और ये एक ब्लू चिप वेल एस्टेब्लिश कंपनी है। 14 लाख करोड़ के ऊपर इसका मार्केट कैप है एंड आज के डेट पे थोड़ा सा डिस्काउंट पे ये मिल रहा है, क्योंकि इसका जो 52 वीक हाई 4,592 रुपया, जो आज गिर के 3,873, यानी कि 1,000 रूपी के आसपास इसमें गिरावट हुआ है ऑलमोस्ट। तो आप चाहो सेफ खेलना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका पैसा एफडी में, बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में ना रख के शेयर मार्केट में कोई सेफेस्ट कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए, जो कि इन्फ्लेशन को बीट कर सके और एफडी से ज़्यादा रिटर्न दे सके, तो टीसीएस में आप आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर सेकेंड कंपनी एशियन पेंट। एशियन पेंट इंडिया का सबसे बड़ी और ट्रस्टेड पेन कंपनी है। ये कंपनी अपने हाई क्वालिटी पेंट्स और इनोवेटिव सॉल्यूशन के लिए जाना जाता है। कंज्यूमर का जो डिमांड, चाहे इकोनॉमी डाउन हो जाए या अप हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये जो प्रोडक्ट बनाता है, जो कंज्यूमर प्रोडक्ट,
उसका डिमांड हमेशा स्ट्रांग रहने वाला है। और एशियन पेंट ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना बेहतरीन बनाया है और ब्रांड लॉयल्टी भी इतना स्ट्रांग किया है कि इसके आसपास कोई नहीं पहुंच सकता आज के डेट पे। अगर आप कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एशियन पेंट्स एक स्टेबल और ग्रोथ ओरिएंट कंपनी है। एंड मार्केट शेयर के हिसाब से एशियन पेंट मार्केट लीडर है 40% के ऊपर। आप गूगल के ऊपर सर्च कर लेना, 40% के ऊपर इसका मार्केट शेयर भी है। इंडिया की नंबर 1 पेंट्स कंपनी है एंड 80 सालों से भी ज़्यादा पुराना कंपनी है, वर्किंग एक्सपीरियंस है, सेक्टर लीडर है। पेंट्स के अलावा ये और भी कुछ प्रोडक्ट बनाता है कि मॉड्यूलर किचन, लाइटिंग, सॉफ्ट फार्निशिंग एंड यूपीवीसी विंडोज भी ये कंपनी बनाता है। और ये इंडिया का लार्जेस्ट कंपनी भी है पेंट्स सेक्टर में। कंपनी का इमेज भी स्ट्रॉन्ग है और ट्रस्टेड कस्टमर भी है। उसके साथ साथ देखो कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, एशियन पेंट्स का 52.63% प्रोमोटर होल्डिंग है। एफआईएस होल्डिंग देखो 13.61%, डीआईएस होल्डिंग देखो ऑलमोस्ट 14% और बाकी 19 से 20% स्टेक पब्लिक के पास है। यानी कि इसका भी शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही मजबूत है। 80% से भी ज़्यादा स्टेक स्ट्रॉन्ग हैंड यानी कि प्रोमोटर एफआईआईएस डीआईएस होल्ड करके रखा है। कंपनी का पीएनएल भी देखो मार्च 2013 में। मैं डायरेक्ट आपको नेट प्रॉफिट दिखा रहा हूँ तो आपको क्लियर पिक्चर समझ में आ जाएगा, टाइम भी कम लगेगा। तो 1160 करोड़ का नेट प्रॉफिट मार्च 2013 में ये कमाता था। फिर 1263, फिर ऐसा 1400, 1800, 2000, फिर 2200, 2700, ऐसा करते करते आज के डेट पे ये 5560 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट कमाता है। यानी कि कहाँ पे 1160 करोड़ और कहाँ पे ऑलमोस्ट 5500 पकड़ लो तो भी चलेगा। मतलब कहाँ पे 1100 करोड़ का नेट प्रॉफिट, कहाँ पे 5500 करोड़ का नेट प्रॉफिट। अब देख रहे हो आपके आंखों के सामने पिक्चर है। इसका जर्नी कितना शानदार रहा है जिसकी वजह से ये लेवल से इतना बड़े लेवल तक पहुंच पाया है। एंड रिजर्व भी कंपनी का लगातार बढ़ रहा है आपके सामने। 9,397 करोड़ के आसपास रिजर्व, जो ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ के आसपास, फिर 13,200, 15,000, 15,500, फिर 18,329 करोड़ के आसपास रिजर्व पहुंच गया है। उसके साथ साथ कंपनी के ऊपर बोरोइंग तो है लेकिन कुछ खास नहीं। कंपनी का रिजर्व इतना बड़ा है, कंपनी का मतलब मार्केट कैप इतना बड़ा है, उसके कंपेयर में ये जो बोरोइंग कोई मायने नहीं रखता है। सिर्फ 35.58 करोड़ का लॉन्ग टर्म बोरोइंग, 17.86 करोड़ का शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ये तो जीरो डेफ कंपनी नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट वर्चुअल डेफ फ्री कंपनी भी आप बोल सकते हो इसको, एशियन पेंट। एंड आज के डेट पे देखोगे इसमें लगातार गिरावट हो रहा है। एक तो मार्केट प्रेशर में है, दूसरी तरफ कंपनी का सेक्टर के अंदर मतलब ग्राजिम इंडस्ट्रीज आएगा ऐसा कुछ न्यूज़ के चलते बाजार पेंट भी गिर रहा था। एंड उसके साथ साथ कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है जिसकी वजह से देखोगे तो ये ऑल टाइम हाई से 35% डिस्काउंट पे मिल रहा है। यानी कि 3400 का माल आज 2200 के आसपास मिल रहा है। तो सोच लो आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। लेकिन मेरा जो ओपिनियन है, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक इंडिया का नंबर 1 ब्रांडेड कस्टमर ट्रस्टेड पेंट्स कंपनी का शेयर आज 35% सस्ते में मिल रहा है। तो इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है बिल्कुल आपकी मर्जी है। आपका क्या राय है वो भी मैं कमेंट बॉक्स में देखने के लिए रेडी रहूंगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना आपका क्या राय है एशियन पेंट्स के बारे में। फिर थर्ड कंपनी है बजाज फाइनेंस। दोस्तों इसको मैं कोविड के टाइम से 2000 के नीचे से देख रहा हूँ और आज 2000 से तो ये 8000 भी पहुंच गया था, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। तो बजाज फाइनेंस इंडिया की एक लीडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, यानी कि एनबीएफसी कंपनी है, जो पर्सनल लोन, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल कस्टमर सेंट्रिक है और टेक्नोलॉजी का यूज करके ये फाइनेंशियल सर्विस को मतलब बहुत ही ईज़ी बनाया है। बजाज फाइनेंस ने अपनी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल और कंसिस्टेंट ग्रोथ से मार्केट में अपना नाम बनाया है। और बजाज फाइनेंस ये कंपनी, अगर आप शेयर मार्केट में हो, नहीं भी हो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इसका सर्विस आप जरूर यूज़ करते हो। आप कोई मोबाइल खरीदते हो, कोई टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, आप जब खरीदते हो आपके पास पैसा कम रहते हैं तो आप ईएमआई करते हो, तो तब आप बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व कभी ना कभी इसका यूज़ किए हो, नहीं तो आपका फैमिली का कोई कभी ना कभी इसका यूज़ किया है। स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है और डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल प्रोडक्ट भी ये कंपनी सर्व करता है। उसके साथ साथ हाई ग्रोथ पोटेंशियल है इन कंज्यूमर फाइनेंस सेक्टर। उसके साथ साथ कंपनी का एफिशिएंट रिस्क मैनेजमेंट और डिजिटल इनोवेशन भी कंपनी के अंदर है। इंडिया का मोस्ट डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी कंपनीज भी है जिसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, प्रोमोटर ने 54.70%, एफआईएस ने 20.79%, डीआईएस ने 15.08% स्टेक होल्ड करके रखा है। यानी कि टोटल इसके पास ऑलमोस्ट 90% के ऊपर स्टेक है, बाकी 9 से 9.5% स्टेक पब्लिक के पास है। तो टू मच स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है, 5 स्टार शेयर होल्डिंग पैटर्न है। उसके साथ साथ कंपनी का पीएनएल देखो, मार्च 2015 में जो नेट प्रॉफिट कंपनी कमाता था ऑलमोस्ट 900 करोड़ के आसपास, जो आज बढ़ बढ़ के 16,000 करोड़ के ऊपर नेट प्रॉफिट पहुंच गया है। कहाँ पे 900 करोड़, कहाँ पे 16,000 करोड़। अब सोच लो कितना कंपनी के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल है। कंपनी का रिजर्व भी ठीक सेम वे में बढ़ रहा है। 31,480 करोड़ का रिजर्व मार्च 2020 में था, जो 35,000 करोड़, फिर 41,000 करोड़, फिर 50,000 करोड़, फिर 71,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। फिर इसका बोरिंग देखेंगे, इसमें एक डाउट छुपा हुआ है बिगिनर्स का कि इसमें इतना बड़े कर्जा है। लॉन्ग टर्म बोरिंग तो इतना बड़ा है, 1.5 लाख करोड़ के आसपास, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी 70,000 करोड़ के आसपास। तो दोस्तों एक बात आप ध्यान से सुनो, एनबीएफसी कंपनी, बैंकिंग कंपनी, उसका काम क्या है? उसका काम है एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करना। वो मान लो मिडिल मैन होता है,
मान लो वो एक बैंकिंग कंपनी या एनबीएफसी कंपनी है, वो फाइनेंशियल मार्केट से, बॉन्ड मार्केट से पैसा उठाता है कम ब्याज पे, और आप हमारे जैसा कस्टमर को या बाकी कस्टमर को वो ज़्यादा ब्याज पे, ज़्यादा इंटरेस्ट पे पैसा देता है, और मिडिल में जो एक्स्ट्रा परसेंटेज बचता है वही उसका प्रॉफिट होता है, मेन प्रॉफिट। इसलिए एनबीएफसी बैंकिंग कंपनी में हमेशा आप चेक कर लेना, बोरोइंग रहता है। लेकिन इसमें और एक चेक करने वाली चीज़ है बैलेंस शीट में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका एनपीए, जो मैं इस वीडियो में आपको नहीं दिखाऊंगा। आगे जब वीडियो बनाऊंगा, अगर आपका कमेंट रहता है, रिक्वेस्ट रहता है, जरूर दिखाऊंगा बैंकिंग कंपनी का एनपीए कैसे चेक करता है और एनपीए क्या होता है, और एनपीए ज़्यादा होना अच्छा होता है या कम होना अच्छा होता है। प्लीज़ आप कमेंट करो, देखना, आपको जरूर वीडियो के माध्यम से मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और बजाज फाइनेंस देखो, मैं बहुत ही पुराना टाइम से वॉच कर रहा हूँ, जब 2000 के नीचे था, ये देखो कोविड के बाद फिर ये ऊपर आया था, 8000 के आसपास आया था, फिर गिरा था, फिर ऊपर गया था, फिर गिरा था। ऐसा करते करते आज के डेट पे देखो ऑल टाइम हाई के आसपास ही पहुंच गया है। मतलब कुछ खास डिस्काउंट पे नहीं मिल रहा है। कुछ दिन पहले भी ये ऑलमोस्ट 4500 के आसपास मिल रहा था, तब भी मतलब मेरे तो चैनल नहीं था, लेकिन तब भी मैं कुछ स्टेक, मतलब कुछ शेयर बाय किया था। तो वो बात बोल के कोई बात नहीं, लेकिन आप क्या करें, आप अगर आप सेफ खेलना चाहते हो, लॉन्ग टर्म का अगर आपका विजन है, तो भाई बजाज फाइनेंस, इसके बारे में आप जरूर एक बार स्टडी करना। आपके दोस्त जो ऐसा शेयर मार्केट में है उसके साथ डिस्कस करना, जरूर सजेस्ट करेगा आपको ये कंपनी लेने के लिए। और अगर कभी डिस्काउंट पे मिलता है तो वो अपॉर्चुनिटी आप गवाना मत, मत गवाना, प्लीज भाई मत गवाना। फिर दोस्तों और एक मेरा पसंदीदा कंपनी एंड सेफेस्ट कंपनी, एक लार्ज कैप कंपनी, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक इंडिया का एक मेजर प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, जो अपने रिलायबल सर्विस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है। ये बैंक पर्सनल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस में अपनी पोजीशन एक अच्छा जगह पर स्ट्रांग बना चुका है। आईसीआईसीआई बैंक की डिजिटल बैंकिंग सोल्यूशन भी काफ़ी पॉपुलर हुआ है, और इसका कस्टमर बेस भी रैपिडली ग्रो हो रहा है। तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आईसीआईसीआई बैंक एक फंडामेंटली स्ट्रांग बैंक है। आपके सामने ऑप्शन है, आप चाहो तो एचडीएफसी बैंक को भी चूज कर सकते हो, लेकिन ग्रोथ के हिसाब से मुझे आईसीआईसीआई बैंक उससे ज़्यादा बेटर लगता है। कंपनी का स्ट्रांग बैंकिंग नेटवर्क है और डाइवर्सिफाइड सर्विस भी कंपनी प्रोवाइड करता है। कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल भी कंपनी के अंदर है। देखो, कंपनी आज प्राइवेट सेक्टर में इंडिया का सेकंड प्राइवेट बैंक है। एचडीएफसी बैंक के बाद एक टाइम था ये 3 नंबर पोजीशन पे जाता था, मतलब चलता था। कोटक महिंद्रा बैंक को ये बीट करके आज सेकंड पोजीशन पे चला गया है। कंपनी का आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, इसमें प्रोमोटर नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। प्रोमोटर के साथ साथ जो बाकी दो स्ट्रांग हैंड होता है, मतलब मान लो प्रोमोटर आपका सर होता है, लेकिन बाकी आपका दो हाथ है ना। सर अगर नहीं काम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं वो नहीं है। आप ऐसा सोच लो, ये इनडायरेक्टली आपके दो हाथ से काम कर रहा है आपका दिमाग। तो एफआईएस डीआईएस ऐसा ही दो हाथ होता है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। तो एफआईएस के पास 45.70% स्टेक, डीआईएस के पास 44.95% स्टेक, ऑलमोस्ट 91% के आसपास स्टेक ये एफआईएस डीआईएस मिलकर होल्ड करके रखा है। बाकी पब्लिक के पास सिर्फ 9% स्टेक है। तो इसका भी शेयर होल्डिंग पैटर्न उतना ही अच्छा है जितना टीसीएस का है, जितना एशियन पेंट्स का है, उससे भी अच्छा है। पीएनएल देखो, मार्च 2013 में ये 10,130 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाता था, जो 11,000 12,000 करते करते 10,000 से 52,000 52,416 करोड़ के आसपास इसका नेट प्रॉफिट पहुंच गया है। और कैसे, आप सोच लो कितना स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है, कितना ग्रोथफुल बिजनेस मॉडल है, तब ये संभव हो पाया है। एंड इसका भी रिजर्व लगातार बढ़ रहा है। 1,12,000 करोड़ के ऊपर इसका जो रिजर्व था वो 1,43 हुआ, ऐसा करते करके 2,32,505 करोड़ के ऊपर इसका टोटल रिजर्व पहुंच गया है। उसके साथ साथ ये भी एक एनबीएफसी तो नहीं, लेकिन बैंकिंग कंपनी है, तो इसका बोर्डिंग देख के आपको कोई फायदा नहीं है। तो आईसीआईसीआई बैंक एक शानदार कंपनी है, और इसको मैं बहुत ही पुराना टाइम से वॉच कर रहा हूँ। आज के डेट पे देखोगे तो इसका जो ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा डिस्काउंटर मिल रहा है, 8-10%। तो आप चाहो तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो। एक सेफेस्ट ऑप्शन है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, ऑलमोस्ट 9 लाख करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप भी है। फिर इस वीडियो का जो लास्ट कंपनी है, वो इंडिया का नंबर 1 बिजनेसमैन एंड रिचेस्ट पर्सन सर मुकेश अंबानी सर जी का कंपनी है, आरआईएल यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया का सबसे बड़ी और डाइवर्सिफाइड कंपनी है, जो एनर्जी, टेलीकॉम, रिटेल और मीडिया सेक्टर में अपनी प्रेजेंस बना चुकी है। मुकेश अंबानी के लीडरशिप में रिलायंस ने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया है और नए अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट किया है, जैसे कि जियो और रिटेल बिजनेस। रिलायंस का स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट और इनोवेशन ड्राइवन ग्रोथ पोटेंशियल इससे एक सेफ और रिलायबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाता है। कंपनी का डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है विद स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, लीडर है इन टेलीकॉम एंड रिटेल सेक्टर, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी कंपनी का है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही मजबूत है। 50% के ऊपर स्टेक प्रोमोटर यानी कि खुद रिलायंस इंडस्ट्री का जो अंबानी फैमिली, उन्होंने होल्ड करके रखा है। बाकी एफआईएस होल्डिंग 19.16%, डीआईएस होल्डिंग 19.02% और बाकी 11.5% के आसपास स्टेक पब्लिक के पास है। उसके साथ साथ कंपनी का पीएनएल भी देखो, मार्च 2013 में ये ऑलमोस्ट 20,886 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाता था, जो 20,000 से बढ़ के आज ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट पहुंच गया है।
उसके साथ-साथ कंपनी का रिज़र्व भी बहुत ही शानदार है। 3,84,875 करोड़ का रिज़र्व बढ़ते-बढ़ते 5,08,330 करोड़ के आस-पास पहुँच गया है। उसके साथ-साथ ये तो कंपनी डेट फ्री नहीं है, बहुत ही बड़े कर्जा है इसके ऊपर। तो फ्यूचर में सर मुकेश अंबानी क्या करता है इसका डेट को लेकर वो भी देखने वाली बात है। लेकिन कंपनी इंडिया का नंबर 1 कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है एंड आज के डेट पे आप चेक करोगे तो ये ऑल टाइम हाई से इसका ऑल टाइम हाई उसके साथ-साथ 52 वीक हाई था 1,600 के आस-पास, जो गिर-गिर के आज ₹1,200 के आस-पास पहुँच गया है। ऑलमोस्ट 25-30% डिस्काउंट पर मिल रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसा इंडिया का नंबर 1 एंड एज़ पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडियन शेयर मार्केट का नंबर 1 कंपनी। तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपका राय है। लेकिन ये बहुत ही एक सेफेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये जो 5 कंपनीज़ है दोस्तों, मैं डिफरेंट सेक्टर से और मार्केट लीडर कंपनीज़ को चूज़ करके उसका फाइनेंशियल जो डाटा वो चेक करने के बाद मुझे स्ट्रांग लगा है, तो इसलिए मैं वीडियो बनाया हूँ। अगर आप 2025 में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर रहे हैं, तो ये कंपनीज़ आपके लिए एक स्ट्रांग फाउंडेशन बना सकती है। इन कंपनीज़ की स्टेबल परफॉर्मेंस और ग्रोथ पोटेंशियल की वजह से ये आपका पोर्टफोलियो में वैल्यू ऐड कर सकती है। लेकिन याद रहे हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, इसलिए अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, आप मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।